let's continue our topic, concentrate on the topic. मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में बोर मॉडल जो मैं करा रहा था उसमें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने समझा दिया था, एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एटम। मैंने यह बात बताई थी कि टंगस्टन फिलामेंट जो हाइड्रोजन लैंप के अंदर है, इसमें जब करंट पास करा जाए, करंट पास करने पर यह इट गेट्स हीटेड अप और हीट अप होकर यह ऑलमोस्ट हर तरह के फोटॉन्स एमिट करता है। यदि उस टंगस्टन फिलामेंट का हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो उसके स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसमें हर तरह के फोटॉन, हर वेवलेंथ के फोटॉन और हर एनर्जी के फोटॉन हमें उससे रेडिएट होते हुए दिखाई देंगे। मगर इस टंगस्टन फिलामेंट के चारों तरफ लैंप के अंदर, बल्ब के अंदर जब हाइड्रोजन गैस फिल कर दी जाती है तो टंगस्टन फिलामेंट से एमिट होने वाले कोई भी फोटॉन्स बाहर डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे। अब कोई सा भी फोटॉन जो टंगस्टन फिलामेंट से एमिट हुआ है वह या तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर वह एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। यदि एनर्जी सफिशिएंट हुई तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है। दिस इज n इज इक्वल टू 1, this is n is equal to 2, this is n is equal to 3, this is n equal to 4th, or we also call it third excited state. This is n is equal to 5, this is n is equal to 6, then we have got n is equal to 7, and lastly n is equal to infinity. हमने यह एनर्जी लेवल्स बनाए थे और हमने कहा था कि फोटॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी हुई तो वो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में चला जाएगा या 1 से 3 में चला जाएगा या 1 से 4 में चला जाएगा या 5 में 6 तक भी जा सकता है और इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। और इस केस में हमने यह बात भी बता दी थी कि जो भी कुछ फोटॉन के पास एक्सेस एनर्जी है वह एक्सेस एनर्जी उस एटम के पास काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। यदि फोटॉन के पास कम एनर्जी भी हुई, if the energy is not sufficient to excite any electron in ground state, वो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंचा पा रहा है, तब भी वह फोटॉन बाहर नहीं निकलेगा। वह फोटॉन अंदर ही किसी ना किसी हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और वह एब्जॉर्ब्ड फोटॉन के द्वारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपनी मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ा लेगा। कौन कौन सी मैकेनिकल एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी। हम अच्छी तरह से जानते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एनवी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और वाइब्रेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हम कहते हैं
जो भी कुछ एनर्जी होगी वह इन तीनों ही एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो एटम है उसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ सकती है घूमते हुए एटम की, या फिर वो एटम में मॉलिक्यूल इस तरह से वाइब्रेट करने बढ़ा सकते हैं, अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं, अपनी एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से वह एनर्जी हमेशा किसी ना किसी मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब जरूर हो जाती है। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया था, फिलामेंट से एमिट होकर कोई सा भी फोटोन डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता। इस एक्साइटेशन को लेकर कुछ बातें हम समझ जाए, कुछ नियम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एटम के द्वारा फोटोन एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन उसी समय एक्साइट होएगा, उसी समय वह हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा। एनर्जी सफिशिएंट नहीं हुई तो उसी समय उस एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में अपने पास में रख लेगा। खास बात, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन को आपने 12 eV की एनर्जी दे दी, 12 eV की एनर्जी से 1 से 2 में जा सकता है, क्योंकि 1 से 2 में एनर्जी, 1 से 2 में जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी आपने दे दी है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ले लिया, वो लेके फिर आराम से बैठ गया, जाएंगे भाई ऊपर थोड़ा चाय वाय पी के, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही फोटोन उनने एब्जॉर्ब करा है, इमीडिएटली उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना होगा। दिस इज अ स्ट्रिक्ट रूल। मोरओवर, an electron in ground state only can absorb a photon and get excited. ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन ही फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कैन नेवर एब्जॉर्ब अ फोटोन एंड गेट फर्दर एक्साइटेड, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आई मीन टू से कि यह एक न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है, यह एक n इक्वल टू 1 और यह n इज इक्वल टू 2 और यह n इज इक्वल टू 3। मैं कहना चाहता हूं, यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वह फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे यह फोटोन आया, इस फोटोन को इसने एब्जॉर्ब करा और एब्जॉर्ब करते से ही यह इलेक्ट्रॉन थर्ड में चला गया, न्यूक्लियस से दूर चला गया। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, वो ऑलरेडी एक्साइटेड है, उसने ऑलरेडी एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके 1 से 2 में आया हुआ है, यह इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके थर्ड में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वुड never absorb a photon and get further excited. This is not possible. An electron in ground state only would absorb a photon and get excited. तो फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन या तो एक्साइट होएगा या मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी बढ़ाएगा। यह फिनोमेना होता है, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन फिनोमेना। हम जब बातों को इस तरह से सोचेंगे तो हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि क्यों हमें सोडियम लैंप में फिलामेंट नहीं दिखता है, पूरा का पूरा सोडियम लैंप हमें चमकता हुआ दिखता है। क्यों हमें मर्क्यूरी लैंप में फिलामेंट नहीं दिखता है, पूरा का पूरा लैंप ही चमकता हुआ दिखता है। इसी तरह से हाइड्रोजन लैंप में भी आपको फिलामेंट नहीं दिखेगा। फिलामेंट तो तब दिखता यदि कोई फोटोन सीधा फिलामेंट से एमिट होकर बाहर आ रहा होता, तो फिलामेंट दिख जाता, ब्राइट नहीं चमकने लगता इन दैट केस फिलामेंट। मगर ऐसा नहीं, फिलामेंट से एमिटेड सारे फोटोन तो आसपास की हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करते। अब बाहर आने वाले फोटोन कौन है? बाहर आने वाले वह फोटोन है जो हाइड्रोजन गैस के द्वारा बाहर आएंगे, जो हाइड्रोजन गैस में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से
वह एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होंगे, जब वो नीचे आएंगे, तब वो एनर्जी बाहर रेडिएट करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं डी एक्साइटेशन फिनोमेना ऑफ अ हाइड्रोजन गैस सैंपल। एक हाइड्रोजन गैस सैंपल है, उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ढेर सारे एटम्स हैं, और उनमें ढेर सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है। अब मैं डी एक्साइटेशन फिनोमेना जो समझा रहा हूं, एक्साइटेशन फिनोमेना इज अ सर्टेन फिनोमेना, इट्स सर्टेन इन टू मैनर। एक तो फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहां तक जाएगा, और दूसरा फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कब ऊपर जाएगा। ये दोनों ही सर्टेन बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि 12.2 eV का फोटोन है, तो हमें पता है 12.2 eV के फोटोन से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, पक्का पता है, सर्टेन। और बाकी की बची हुई एनर्जी वो अपने पास में संभाल लेगा। और ये भी बात पता है कि जैसे ही फोटोन एब्जॉर्ब होएगा वैसे ही वो एक्साइट होएगा, इसमें कोई टाइम लैग भी नहीं होगा। बट डी एक्साइटेशन इज अ रैंडम फिनोमेना, इट्स रैंडम इन टू मैनर्स। पहली बात, हमें यह नहीं पता होता है कि डी एक्साइटेशन किस तरह से होएगा, और दूसरी बात, हमें यह नहीं पता होता है कि डी एक्साइटेशन कब होगा। एक इलेक्ट्रॉन यदि फिफ्थ ऑर्बिट में है, तो फिफ्थ ऑर्बिट का यह इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, फर्दर एक्साइट तो नहीं होगा, डी एक्साइट होगा, मगर डी एक्साइटेशन कैसे होगा ये नहीं पता। हो सकता है फिफ्थ ऑर्बिट से सीधा फर्स्ट पर आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है फिफ्थ से सेकंड पर आए, फिर सेकंड से वन पर आए। ऐसा भी हो सकता है फिफ्थ से थर्ड पर आए, फिर थर्ड के बाद नीचे आए। ऐसा भी हो सकता है फिफ्थ से फोर्थ पर आए, फिर फोर्थ के बाद नीचे आए, कुछ नहीं पता। और मान लीजिए फिफ्थ से फोर्थ पर आए, तो वंस अगेन एक रैंडम बात कि वो फोर्थ से अब कहां आएगा ये नहीं पता। फोर्थ से वन पर भी आ सकता है, फोर्थ से सेकंड पर भी आ सकता है, और फोर्थ से थर्ड पर भी आ सकता है। तो मान लीजिए थर्ड पर आया, तो थर्ड से वो सेकंड पर भी आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट पर भी आ सकता है। सेकंड पर यदि है तो फर्स्ट पर ही आएगा। हम कहते हैं यदि कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है, तो वह मैक्सिमम 4 स्टेप और मिनिमम 1 स्टेप में नीचे आएगा। मगर एग्जैक्टली 1 स्टेप होगी या 4 स्टेप होगी ये नहीं बताया जा सकता। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो रैंडम कि वो कब आएगा। फिफ्थ ऑर्बिट में है, वो 1 नैनो सेकेंड के बाद में आएगा, या 0.5 नैनो सेकेंड के बाद में आएगा, या 2 नैनो सेकेंड के बाद में आएगा, ये नहीं पता। हाँ, बस इतनी बात हम जानते हैं कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन, इट मे सर्वाइव फॉर फ्यू नैनो सेकेंड्स। विद इन फ्यू नैनो सेकेंड्स इट नीड टू गेट डी एक्साइटेड। बट वंस अगेन हियर आल्सो आई एम टेलिंग यू फ्यू नैनो सेकेंड, फ्यू नैनो सेकेंड, ये तो बहुत बड़ा समय हो गया ना। It may be 1 nanosecond, it may be 2 nanosecond, it may be 3 nanosecond, or 4 nanosecond, or 10 nanoseconds. It's random in this two manner. अब हम कहते हैं इस डी एक्साइटेशन फिनोमेना जो रैंडम तरीके से हो रहा है, इसको स्टडी करने के लिए मैं एक सिस्टमैटिक एक तरीका अडॉप्ट कर लेता हूं। हम कहते हैं किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड गेट डी एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ इफ दैट हैपेंस, इंफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन है और वह सीधा फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाता है,
आई नेवर मीन टू से कि सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से इंफिनिटी से सीधा 1 में आएंगे। आई नेवर मीन टू से दिस। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यदि वहां 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है जो इंफिनिटी ऑर्बिट में है, उन 1 करोड़ में से हो सकता है कि 10, 12, 15 या 100 इलेक्ट्रॉन सीधा इंफिनिटी से 1 पर आ जाए। 7th ऑर्बिट में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं और वो सीधा फर्स्ट पर आते हैं। 6th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से ढेर सारे और सीधा फर्स्ट पर आते हैं। 5th ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर सीधा फर्स्ट पर आते हैं। 4th ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर सीधा फर्स्ट पर आ सकते हैं। 3rd ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सीधा डी एक्साइट होकर फर्स्ट पर आ सकते हैं। 3rd ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सीधा फर्स्ट पर आ सकते हैं। वंस अगेन, सारे नहीं आएंगे, कुछ आ सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, 2nd ऑर्बिट के तो सारे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर फर्स्ट पर ही आएंगे। इस केस में हम सर्टेनिटी कह सकते हैं कि वो फर्स्ट पर ही आएंगे। बट वंस अगेन, ट्रांजिशन को लेकर सर्टेनिटी है, मगर टाइम को लेकर सर्टेनिटी नहीं है। कब आएंगे ये नहीं पता। यदि इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन इस तरीके से होता है तो वहां पर जो फोटॉन्स एमिट होंगे, उन फोटॉन्स की जब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, then that wavelength in case of hydrogen atom would come out to be less than 3500 Armstrong. 3500 Armstrong से कम जो वेवलेंथ होती है वह अल्ट्रावायलेट रेस होती है। हम कैलकुलेट करके अभी बता देंगे कि इस डी एक्साइटेशन फिनोमेना में अल्ट्रावायलेट रेस एमिट होती है। जब भी फाइनल डी एक्साइटेशन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट होती है और इन रेडिएशन को हम लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन कहते हैं। डेफिनेटली नील बोर ने यह सीरीज का नाम अपने उन्हीं स्टूडेंट के नाम पर दिया है जिसने जिन स्टूडेंट्स ने नील बोर को इस थ्योरी को डेवलप करने में मदद करी थी, उन सभी के नाम पर उसने एक एक सीरीज दे दी। इसी तरह से अब जैसा मैंने कहा कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन कभी सीधा फर्स्ट पर ही आएंगे। डी एक्साइटेशन तो रैंडम फिनोमेना। ऐसा भी हो सकता है कि इंफिनिटी वाला इलेक्ट्रॉन सीधा फर्स्ट पर आने के बजाय वह 2 पर आ रहा हो, इंफिनिटी से 2 पर आ रहा हो, या 7 वाला सीधा 2 पर आ रहा हो, या 6 वाला सीधा 2 पर आ रहा हो, या 5 में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है वह सब 2 पर आ जाए, या 4 में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है वह सब 2 पर आ जाए, या 3 में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है वह सब 2 पर आ जाए। The possibility is there। हम अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि यदि फाइनल डी एक्साइटेशन सेकेंड ऑर्बिट में होता है तो इस डी एक्साइटेशन के दौरान जो हाइड्रोजन गैस का एटम है जिस फोटोन को रेडिएट करेगा उस फोटोन की वेवलेंथ 3500 आर्मस्ट्रांग से 7500 आर्मस्ट्रांग के बीच में होगी। 3500 से 7500 आर्मस्ट्रांग जो वेवलेंथ रेंज होती है, दैट इज अ विजिबल वेवलेंथ रेंज। मींस इस डी एक्साइटेशन के दौरान जो रेडिएशन बाहर निकलेगी वह विजिबल रेस होगी। और इस सीरीज में एमिट होने वाले फोटॉन्स को वी कॉल देम बाल्मर सीरीज ऑफ फोटॉन। दिस सीरीज ऑफ फोटॉन वी कॉल देम बाल्मर सीरीज ऑफ फोटॉन। दिस इज अ विजिबल रीजन।
they fall in visible region. इसी तरह से डी एक्साइटेशन में ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ना 1 पर आ रहे हैं ना 2 पर डायरेक्टली आ रहे हैं, वो पहले 3 पर आ रहे हैं, फिर 3 के बाद नीचे जाएंगे। इन्फिनिटी से 3 पर आ गए पहले, और 3 पर आने के बाद कुछ देर 3 में बिताते हैं, वहां पर थोड़ा आराम रेस्ट कर लेते हैं, फिर नीचे जाते हैं। 7 से सीधा 3 पर आ जाए, या 6 से सीधा 3 पर आ जाए, या 5 से सीधा 3 पर आ जाए, या 4 से सीधा। इस सीरीज में यदि हम कैलकुलेशन करेंगे, इस सीरीज में यदि हम वेवलेंथ की वैल्यू अभी डिटरमाइन करके देखेंगे, हम पाएंगे यह सारी वेवलेंथ 7500 से अधिक है। 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग से अधिक यदि कोई वेवलेंथ होती है तो वह इंफ्रारेड रेस होती है, वो दिखाई नहीं देती। दिस वुड बी इंफ्रारेड रेस। We call them Paston series of photon. इसी तरह से यदि फाइनल डी एक्साइटेशन 4th में हो रहा हो, इन्फिनिटी से 4 में, 7 से 4 में, 6 से 4 में, या 5 से 4 में, यह भी इंफ्रारेड ही होंगी। We call them bracket series of photon. और यदि फाइनल डी एक्साइटेशन 5 में हो रहा हो, इन्फिनिटी से 5, 7 से 5, 6 से 5, यह भी इंफ्रारेड ही होंगी, एंड वी कॉल देम P-fund series of photons. अब हम इसी समय कैलकुलेशंस करके देखते हैं, और उन कैलकुलेशंस के द्वारा हम इनकी वेवलेंथ रीजन वह समझते हैं। पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए।